हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट बोर्ड एकेडमी। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। हमने लास्ट वीडियोस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। अब हम ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी एक टाइम पीरियड होता है, एक फेज होता है जब आपकी बॉडी की जो जनरल ग्रोथ है, हाइट बढ़ना और जो आपकी पूरी बॉडी अभी तक ग्रो कर रही थी वो ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है और जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, उनकी ग्रोथ प्रायोरिटी हो जाती है। होता क्या है, जब बेबी छोटा होता है तो बॉडी की प्रायोरिटी होती है बॉडी को एडल्ट साइज में ग्रो करना। तो बॉडी के जितने रिसोर्सेज हैं उनकी प्रायोरिटी बन जाती है बॉडी को एडल्ट साइज तक लेकर जाना। पर प्यूबर्टी के टाइम अराउंड 13 टू 15 ईयर्स की एज में बॉडी ऑलमोस्ट एडल्ट साइज में पहुंच चुकी होती है। तब बॉडी उस ग्रोथ प्रोसेस को स्लो डाउन करके अपनी एनर्जी लगा देती है रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को मैच्योर करने के लिए। तो यहाँ पे जब रिप्रोडक्टिव टिश्यूज ग्रो करते हैं उस टाइम पे कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी। वो जो चेंजेस आ रहे हैं, वो जो पीरियड है जब बॉडी की ग्रोथ स्लो हो गई है और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है प्यूबर्टी। आप लोग अपने आसपास देखो, अब आपकी एज है, आप 14 ईयर्स 15 ईयर्स के हो, इस समय पे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये पीरियड कहलाता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज द टाइम व्हेन द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन। जो जनरल बॉडी की ग्रोथ हो रही थी वो उसका जो रेट है वो धीमा हो गया है, वो धीरे हो गई है। एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिंस टू मैच्योर। जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं वो अब उनकी ग्रोथ होने लगी है, वो अब मैच्योर होना स्टार्ट हो गए हैं। ग्रोथ तो बेटा रिप्रोडक्टिव टिश्यूज की पहले भी हो रही थी, बट अभी तक वो मेन प्रायोरिटी नहीं थे। मेन प्रायोरिटी पे अभी आपकी पूरी जनरल बॉडी की ग्रोथ थी। अब प्यूबर्टी के टाइम पे जनरल बॉडी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। When we were babies, our body's requirement was to grow in its adult size. तो उस टाइम पे जो रिसोर्सेज थे बॉडी के वो किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होते हैं? बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसको एडल्ट साइज तक लेकर जाने के लिए। एट प्यूबर्टी दिस बॉडी ग्रोथ देन स्लोज डाउन। प्यूबर्टी के टाइम पे ये बॉडी की जो ये ग्रोथ है इसका रेट स्लो हो जाता है और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सम चेंजेस अकर इन बॉयज एंड गर्ल्स एट दिस टाइम। इस टाइम पे दोनों में ही, बॉयज में और गर्ल्स में, दोनों में ही कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में। अब सबसे पहले देखते हैं चेंजेस कॉमन टू बॉयज एंड गर्ल्स, जो दोनों में कॉमन है। जैसे कि थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरिया। आर्मपिट्स में और जेनाइटल एरियाज में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जेनाइटल एरिया बिकम्स डार्कर इन कलर, थोड़ा डार्क होने लगता है वहां पे कलर स्किन का। थिनर हेयर अपीयर्स ऑन लेग्स एंड आर्म्स। लेग्स पे और आर्म्स पे थिन हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। स्किन ऑयली होने लगती है, पिंपल्स आने लगते हैं। सो दीज आर कॉमन चेंजेस जो बॉयज और गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं जो बॉयज में अलग होते हैं और गर्ल्स में अलग होते हैं। चेंजेस दैट अकर ओनली इन बॉयज, इसमें सबसे पहले क्या है? वॉइस बिगिंस टू क्रैक। आवाज मोटी होने लगती है, फटी फटी सी आवाज आने लगती है। थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, बियर्ड एंड मुस्टैच ग्रो करने लग जाती है, धीरे धीरे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है फेस पे। पेनिस ओकेजनली बिकम्स एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट। पेनिस एनलार्ज हो जाता है कभी कभी और इरेक्ट हो जाएगा। गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं? गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लगता है। जो ब्रेस्ट के निपल्स होते हैं वहां की स्किन डार्क होने लगती है और मेंस्ट्रुएशन, जो मंथली साइकिल है, वो स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं ये धीरे धीरे आते हैं, एकदम से नहीं आते कि एक ही दिन में बस 11 ईयर्स के हुए और एक दिन में ही सारे चेंज आ जाएंगे, एक दिन में ही आवाज़ बदल जाएगी या एक दिन में ही मूछें आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। ये चेंजेस धीरे धीरे होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। तो इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और एक पर्सन में एक साथ नहीं आते, सब में एक साथ नहीं होते कि सारे 11 ईयर्स के होते ही सब बच्चों में एक साथ चेंज आ जाएगा, नहीं। किसी में थोड़ा टाइम लगता है, किसी में जल्दी चेंजेस आते हैं, किसी में देर से चेंजेस आते हैं ये सारे। लेकिन
इट टेक्स टाइम। उसके लिए कभी भी बॉडी इमेज को लेकर इन चीज़ों के लिए ऑकवर्ड या एम्बैरस फील नहीं करना होता है। ये नॉर्मल चेंजेस हैं, सबके साथ होते हैं और ये किसी में जल्दी हो जाते हैं, किसी में लेट होते हैं। तो इसके लिए कुछ भी इंफीरियर फील करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बॉडी इमेज को लेकर के कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस जो अपने टाइम के साथ धीरे धीरे होगा। अब हम इसमें देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन जर्म सेल प्रोड्यूस कर रहा है, जर्म सेल यानी मेल गैमीट, ठीक है। और दूसरा होता है, दूसरा पोर्शन क्या है, वो उस मेल गैमीट को, उस जर्म सेल को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पे फर्टिलाइजेशन होना है वहां तक लेकर जाएगा। तो यहाँ दो पोर्शंस होते हैं। अब इसके हम पार्ट समझ लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सबसे पहले है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होता है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये है स्क्रोटम। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होता है और इसमें होते हैं टेस्टिस। ये है टेस्टिस। और ये टेस्टिस में क्या होता है, इनमें होता है स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म में होता है मेल गैमीट, मेल जर्म सेल, ठीक है। तो ये जो स्पर्म्स होते हैं इनको बनने के लिए लोअर बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा टेम्परेचर अराउंड 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए ये जो स्क्रोटम होता है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एंड इसमें होते हैं टेस्टिस। क्या होते हैं स्क्रोटम में, टेस्टिस होते हैं। और क्यों बाहर लोकेटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी के, बिकॉज टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसीलिए ये जो स्क्रोटम है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होगा। नेक्स्ट पार्ट है टेस्टिस। ये स्क्रोटम में लोकेटेड होते हैं टेस्टिस। ये टेस्टिस, इनमें क्या बनता है, इनमें जर्म सेल्स बनते हैं, मेल जर्म सेल्स, या कहीं स्पर्म्स। स्पर्म्स में होते हैं हमारे मेल जर्म सेल्स, ठीक है। स्पर्म्स में होते हैं मेल जर्म सेल्स। ये टेस्टिस के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा टेस्टिस एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी सिक्रीट करते हैं। ये हमने हार्मोनल कंट्रोल वाले चैप्टर में देखा था। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये रेगुलेट करता है स्पर्म फॉर्मेशन। इसके दो काम है, एक तो ये स्पर्म फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहा है, दूसरा ये बॉयज में जो अपीयरेंस में चेंज आ रहा है प्यूबर्टी के टाइम में वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, ठीक है। इट ब्रिंग्स चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट पार्ट है वास डेफरेंस। ये ट्यूब होती है जो स्पर्म्स को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक लेके जाती है। ये ट्यूब है, ये ट्यूब देख रहे हो आप, दिस इज वास डेफरेंस। ये टेस्टिस से ये ट्यूब जाके ये यूरेथ्रा में यहाँ मिलती है। तो ये ट्यूब क्या कर रही है, ये स्पर्म्स को, टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए उनको लेके जा रही है यूरेथ्रा तक। ये ट्यूब यूरेथ्रा को ज्वाइन करती है। यूरेथ्रा क्या होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड एक पैसेज है जिससे यूरिन पास हो रहा है। तो ये वास डिफरेंस इसी यूरेथ्रा को ज्वाइन कर लेती है और ये जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पैसेज होता है मेल्स में यूरिन और स्पर्म्स का, ठीक है। इसी कॉमन पैसेज से यूरिन और स्पर्म्स बॉडी से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। ये जो ग्लैंड है ये है सेमिनल वेसिकल्स और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ भी आप देख सकते हो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, और ये है सेमिनल वेसिकल्स। अब ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये अपना सिक्रीशंस वास डेफरेंस में ऐड कर देते हैं। इन सिक्रीशंस से एक तो स्पर्म्स को एक फ्लूइड मीडियम मिल जाता है जो कि उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, उनका ईजियर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और दूसरा ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऐड देयर सिक्रीशंस टू द स्पर्म्स दस मेकिंग देयर ट्रांसपोर्ट ईजियर, ताकि वो इजीली, उनको एक फ्लूइड मीडियम मिल जाता है जिससे वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। दूसरा उनको एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है जिससे स्पर्म्स को एक न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए ना मूव करने के लिए। अब आता है स्पर्म। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इधर हेड होता है
और ये होता है टेल। ये जो बॉडी है, ये हेड पोर्शन, जो बॉडी जिसे हम बोलेंगे, इसमें होता है सारा जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इसी में हमारा क्या है, इसमें हमारा मेल गैमीट जो जर्म सेल है वो इसी में है। ठीक है, यहाँ सारा जेनेटिक मटेरियल है इसमें, और ये लॉन्ग टेल है जो उसको आगे बढ़ने में, फीमेल जर्म सेल की तरफ जाने में हेल्प करती है। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला है ओवरी। ये जो है ये है ओवरीज। जो ओवरीज होती हैं इनमें बनते हैं फीमेल जर्म सेल्स, या कहते हैं हम इन्हें एग्स। ठीक है, ये एग सेल या फीमेल जर्म सेल्स बनता है इसमें ओवरीज में। इसको ओवम भी बोलते हैं। ठीक है, जब एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो उसकी ओवरीज में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं, और जब वो गर्ल ग्रो करके प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है तब इन इमेच्योर एग्स में से कुछ एग्स मेच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मेच्योरिंग। वन एग इज रिलीज्ड एवरी मंथ फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज, यानी एक ओवरी से सिर्फ एक एग हर महीने रिलीज होता है। फिर आती हैं फेलोपियन ट्यूब्स। तो ये देख रहे हो आप, ये होती हैं फेलोपियन ट्यूब्स। ये है फेलोपियन ट्यूब्स। ये ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, और ये जो एग है, जो ओवरी ने एग रिलीज किया, उस एग को ये फेलोपियन ट्यूब्स ओवरी से लेके यूट्रस तक लेकर आती हैं। ठीक है, अभी अगर कोई स्पर्म प्रेजेंट है उस टाइम पे, ठीक है, अगर यहाँ पर स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर उस समय पे स्पर्म प्रेजेंट है जब ये एग रिलीज हुआ, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में। मतलब फीमेल जर्म सेल और मेल जर्म सेल्स मिल जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फीमेल जर्म सेल और मेल जर्म सेल्स फ्यूज करते हैं तो होता है फर्टिलाइजेशन, और उससे बनता है जाइगोट। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन जो होता है ये होता है फेलोपियन ट्यूब्स में, पर ये तभी होता है अगर स्पर्म प्रेजेंट है। अगर स्पर्म प्रेजेंट नहीं है तो एग की लाइफ सिर्फ 1 डे की होती है, उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है, ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यूट्रस। ये होता है यूट्रस, ये इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत हाईली इलास्टिक होता है क्योंकि इसके अंदर बेबी ग्रो करता है। तो बेबी जब ग्रो करता है तो ये क्या है, इलास्टिक है, खिंचता है, ये काफी इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए। तो हर मंथ एग ओवरी से रिलीज हुआ, एक बार इस ओवरी से होता है, एक बार इस ओवरी से होगा। जब एग रिलीज होगा तो यहाँ पे ये यूट्रस भी, इसकी लाइनिंग जो होती है थिक हो जाती है, और ये अपने आप को प्रिपेयर करता है एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो जब जाइगोट डिवाइड करेगा और उससे बनेगा एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो यहाँ पे रिसीव होगा तो उसको यहाँ पे अटैच होना होता है यूट्रस से, उसी से नरिशमेंट मिलेगा। उसको बेबी को ग्रो करने के लिए नरिशमेंट चाहिए, तो उसके लिए यूट्रस हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है। इट्स लाइनिंग थिकन्स, इसकी लाइनिंग जो अंदर की लाइनिंग है, वॉल है, वो थिक हो जाती है। एंड इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। यहाँ पे इसमें ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं क्योंकि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, जो बेबी ग्रो करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, उसका वेस्ट मटेरियल भी रिमूव होना है। नेक्स्ट पार्ट है सर्विक्स। दिस इज द नैरो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट कनेक्ट्स टू द वेजाइना। ये सर्विक्स होता है नैरो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का नीचे का ये नैरोएस्ट पार्ट जो कि वेजाइना से कनेक्ट करता है यूट्रस को। ठीक है, तो ये हो गया सर्विक्स। वेजाइना क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट है वेजाइना। इट कनेक्ट सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये सर्विक्स को बॉडी के बाहर कनेक्ट करता है। ठीक है, अब ये वेजाइना जो होता है ना, ये मेंस्ट्रुअल ब्लड के लिए एक पैसेज वे है। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बेबी के लिए भी एक पैसेज है, बेबी यहीं से ही बाहर आता है। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे होता है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे स्पर्म्स भी यहीं पे ही डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, वजाइना में स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं। अब देखो नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ओवरी से एग रिलीज हुआ, एग कितने दिन सर्वाइव करेगा फीमेल बॉडी में, 1 डे के लिए सर्वाइव करता है। ठीक है, अब उस टाइम पे अगर यहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट है, यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वजाइना में स्पर्म डिपॉजिट हुए, ये स्पर्म
स्विम करते हुए यूट्रस, यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे अगर इन्हें एग मिल गया तो क्या होता है, अब ये स्पर्म्स, इनको जब एग मिला अगर फेलोपियन ट्यूब में, तो इनमें से कोई एक स्पर्म ही एग सेल में एंटर कर पाएगा। उसके बाद जैसे ही एक स्पर्म एंटर हुआ, यहाँ पर एक लेयर बन जाती है एग सेल के अराउंड, जिससे और दूसरे स्पर्म्स अंदर नहीं आ पाते हैं, और यहाँ एग सेल और स्पर्म सेल का फ्यूजन होता है और इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन से क्या बना, इससे बनता है जाइगोट। ये जाइगोट फिर रैपिडली डिवाइड करता है और बन जाता है एम्ब्रियो। ये बन जाता है एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो फिर यूट्रस में आता है और यूट्रस में यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ की जो वॉल्स हैं वो प्रिपेयर्ड हैं एम्ब्रियो रिसीव करने के लिए। वो एम्ब्रियो यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो इम्प्लांट होके यहाँ से ग्रो करना शुरू करता है। उस एम्ब्रियो से फिर ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं, बॉडी के पार्ट्स बनने लगते हैं, हैंड्स, लेग्स, हार्ट, मसल्स, सब धीरे धीरे वो बेबी डेवलप होता है, वो बनता है फीटस। जब वो फीटस पूरा ग्रो हो जाता है तब वो मदर के यूट्रस से थ्रू वजाइना बाहर आता है। स्पर्म्स ट्रैवल अपवर्ड्स फ्रॉम वजाइना टू यूट्रस टू फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, वजाइना से होते हुए यूट्रस, यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब्स तक स्पर्म्स पहुंच गए। वहां अगर एग प्रेजेंट है, इफ एग इज प्रेजेंट, फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड अ जाइगोट इज फॉर्म्ड। जाइगोट डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो। जाइगोट बहुत बार डिवाइड करता है और बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। अब ये एम्ब्रियो यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है, वेयर इट ग्रोज एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फीटस। अब आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। ये आप देखते हो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है प्लेसेंटा। ये यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड होता है एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर्स ब्लड। ये मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन लेके बेबी तक पहुंचा रहा है, और जो बेबी से वेस्ट है वो वापस कलेक्ट करके मदर के ब्लड में ट्रांसफर कर रहा है। बेबी है तो बेबी ग्रो कर रहा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें वेस्ट भी तो प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में वो सारे रिमूव होने के लिए क्या होता है, बेबी के से होते हुए, प्लेसेंटा से होते हुए ये मदर के ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है इस प्लेसेंटा के थ्रू। इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो की साइड वाला जो पोर्शन है प्लेसेंटा का, वहां पर ऐसे विलाई प्रेजेंट होते हैं। ये विलाई क्या करते हैं, हमने जैसे इंटेस्टाइन में देखा था, ये विलाई सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ऐसे ही यहाँ भी ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ गया तो वो ज़्यादा बेबी, मदर से बेबी तक चला जाता है। विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। ठीक है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और जो यहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है एम्ब्रियो में, द वेस्ट जनरेटेड बाय द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर टू द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, अब यहाँ पे बेबी की साइड पे तो ऐसे विलाई होते हैं, और जो मदर की साइड पे होता है वहां पर कुछ ब्लड स्पेसेस होते हैं जो कि इस विलाई को सराउंड करे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्लड स्पेसेस होते हैं जो इन विलाई को सराउंड किए होते हैं। यहाँ पे मदर से ब्लड, मदर के ब्लड से ऑक्सीजन और फूड, जो ग्लूकोज है वो यहाँ फीटस तक, एम्ब्रियो तक ट्रांसफर हो जाता है, और जो एम्ब्रियो से वेस्ट है वो मदर के ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आता है मेंस्ट्रुएशन। देखो, ओवरी से हर मंथ एक एग रिलीज होता है। अब हर मंथ यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है, एक फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। जो एम्ब्रियो है उसको रिसीव करने के लिए यूट्रस हर मंथ अपनी लाइनिंग को प्रिपेयर करता है। अब ये तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म प्रेजेंट था, फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में। लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिलता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, दिस लाइनिंग इज शेड एवरी मंथ। तो जो यूट्रस ने ये जो लाइनिंग प्रिपेयर करी थी, ये जो लाइनिंग प्रिपेयर करी थी, ये शेड हो जाती है। ये शेड होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस थ्रू द वेजाइना। वेजाइना के थ्रू ये ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है हर मंथ। ये शेड हो जाती है लाइनिंग, और ये जो साइकिल है ये हर मंथ होता है ऐसे ही, और इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये जो ब्लीडिंग होती है, ब्लड और म्यूकस जो
बाहर आता है वजाइना से हर मंथ, ये 2 to 8 डेज तक चलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब मेनार्क क्या होता है, जब गर्ल्स में फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है मेनार्क। ये प्यूबर्टी के टाइम पे 11 to 13-14 ईयर्स की एज में स्टार्ट होता है। और मेनोपॉज होता है स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 50 ईयर्स के अराउंड परमानेंट मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है फीमेल्स में, तो उस टाइम पीरियड को कहा जाता है, उसको कहा जाता है मेनोपॉज। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। ये प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला होता है फिजिकल बैरियर्स। ये फिजिकल बैरियर्स में होते हैं कॉन्डम्स, जो कि मेल और फीमेल्स के लिए होते हैं। मेल कॉन्डम ज़्यादा कॉमन होते हैं। ये जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं दे ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे दो बॉडीज बहुत क्लोज कांटेक्ट में होती हैं, तो ऐसे टाइम पे इन्फेक्शंस ट्रांसमिट होना ईजी होता है। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए ये फिजिकल बैरियर्स हेल्पफुल होते हैं। दूसरा मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का हार्मोनल मेथड्स। ये बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को चेंज करके काम करते हैं, जैसे कि ओरल पिल्स। ये मंथली पिल्स होती हैं, ये ली जाती हैं, ये डॉक्टर के अंडर गाइडेंस लेनी होती है, पर इन मेडिकेशन से बहुत से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस या आईयूडीज बोलते हैं इनको। ये यूट्रस में प्लेस किए जाते हैं। ये ऐसा डिवाइस होता है जिसको यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है और ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर टी है, लूप है, ये दो डिवाइसेस हैं जो यूज़ किए जाते हैं, पर इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ये यूट्रस में इरिटेशन कॉज करते हैं। फिर कुछ मेथड्स होते हैं सर्जिकल मेथड्स, जैसे में 2 मेथड्स हैं। एक होता है वैसेक्टमी, ये मेल्स में किया जाता है। यहाँ पे वास डेफरेंस, ये जो वास डेफरेंस है इसको कट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, स्पर्म्स यूरेथ्रा तक बाहर ही नहीं जाते, ये स्पर्म का ट्रांसफर ही नहीं होने देता है, ठीक है। वास डेफरेंस इन मेल्स इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर, ठीक है। वास डेफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर ट्यूबेक्टमी होती है फीमेल्स में, ट्यूबेक्टमी फीमेल्स में, वैसेक्टमी मेल्स में होती है। ट्यूबेक्टमी में फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक करते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है यहाँ पे। इससे क्या होता है, एग जो है यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाता। द फेलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स इज ब्लॉक्ड, हेंस एग विल नॉट बी एबल टू रीच यूट्रस। तो इस तरीके से ये भी प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के तरीके होते हैं। नन ऑफ द मेथड्स आर 100% सेफ, बट दे डू प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन, और साथ ही फिजिकल बैरियर्स तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। हमने पूरा चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कंप्लीट कर लिया है। तो इस पूरे चैप्टर को आप पढ़िए, इसको समझिए। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आते हैं आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप व्हाट्सएप चैनल है मेरा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको न्यू वीडियो के अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।